हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। चलिए आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के एक भेद, एक विभाग, एक विषय पर, एक छोटा सा अवयव उसका छंद पर। क्योंकि हम कक्षा 12 को आधार मानते हुए ये चर्चा कर रहे हैं, तो कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए विशेष रूप से ये कक्षा उपयोगी रहने वाली है। तो आज हम छंद पर बात करेंगे। इसके अलावा भी यदि 12वीं कक्षा के अलावा भी यदि टेट की एग्जाम, सॉरी, रीट की एग्जाम में या सेकंड ग्रेड में यदि ये काम आती है तो हमारे लिए अच्छी बात है। और जितना हो सके हम जितना जानते हैं उतना आपको जो जानकारी है हमारे पास वो आगे से आगे देने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे क्या रहता है। सबसे पहले बात आती है कि छंद शब्द कहां से आया, इसके आचार्य कौन है, आदि आदि। तो छंद शब्द से की जो छंद के विषय में जो बुनियादी जरूरतें, जो बुनियादी जानकारी है वह जानकारी लेकर हम आज आपके समक्ष और प्रस्तुत है, उपस्थित है। सबसे पहले बात आती है कि छंद शब्द कहां से निकल कर आया है। तो छंद शब्द बना है संस्कृत भाषा की छद धातु में असुर प्रत्यय जुड़ने से। संस्कृत भाषा की छद धातु में असुर प्रत्यय जुड़ने से और छंद शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद में आता है कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है। छंद के प्रवर्तक कौन है? तो छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य पिंगल। और पिंगल के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम था छंद है शास्त्र। उसका सॉरी, क्या नाम था? छंद है सूत्र। छंद सूत्र के द्वारा आचार्य पिंगल ने छंद शास्त्र से संबंधित जो नियमावलियां हैं, जो कायदे हैं, वो हमारे सामने पेश किए हैं, रखे हैं। अब बात करते हैं हम कि छंद शब्द है उसका प्रथम बार उल्लेख कहाँ हुआ है। प्रथम बार उल्लेख छंद शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है। तो छंद शब्द का उल्लेख यदि हम देखें तो सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ है। कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद की हम बात करें तो कहाँ हुआ है कि इसके 10वें मंडल में हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। 10वें मंडल के 90वें सूक्त में हुआ है। उसके 9वें मंत्र में हुआ है। उसके किसके 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 9वें मंत्र में। और 90वें मंत्र में जो उल्लेख हुआ है वह ऋचा क्या है, छोटा सा जो अंश है वह क्या लिखा है उसमें लिखा है कि छंदासी यज्जिरे तस्मात्। ये वो पद है पहला जिसमें और छंद शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90वें सूक्त के 9वें मंत्र में सबसे पहला उल्लेख मिलता है छंद शब्द का। अब छंद शब्द जो है या छंद शास्त्र जो है उसे वेद पुरुष का, मतलब वेदों को एक वेद पुरुष माने गए जिनके द्वारा, देखिए होता क्या है कि वेद पुरुष माना गया है कोई एक वेद पुरुष थे जिन्होंने वेदों की रचना की। तो वेद पुरुष का एक अंग है क्या? छंद। छंद जो है या छंद शास्त्र जो है वह है छंद शास्त्र वेद पुरुष का एक अंग है। कुल मिलाकर 6 मनुष्य के ऐसे अंग हैं या 6 ऐसे विषय हैं जिनको वेद पुरुष के अंग के रूप में माना गया है। जैसे हम बात करेंगे कि ये वेद पुरुष के जो अंग हैं, ये तो वेद पुरुष के अंग है। और इधर हम बात करेंगे उनके विषय कि किस विषय में माना गया है। तो सबसे पहले हम जैसे एक मनुष्य खड़ा है तो उसके ऊपर वाले हिस्से से बात करते हैं। तो सबसे पहले उनका अंग लिया गया है वह आंख। दूसरा, आंख के नीचे नाक, नाक के नीचे मुख, फिर मुख से थोड़ा बगल में चलते हैं तो कान आते हैं, कान से नीचे चले तो हाथ आए, और हाथ से नीचे चले तो पैर। तो कुल मिला के वेद पुरुष के इन 6 अंगों को 6 विषयों के का प्रतीक माना गया है क्या? कि वेद पुरुष के निम्न 6 अंगों को और इन 6 विषयों का प्रतीक माना गया है। आंख को किसका प्रतीक माना गया है? आंख को ज्योतिष का प्रतीक माना गया है। आप एक बार लिख सकते हैं, आंख को ज्योतिष का प्रतीक माना गया है। नाक को शिक्षा का प्रतीक माना गया है। उसके बाद में मुख को व्याकरण माना गया है।
कि वेद पुरुष का मुख है वही व्याकरण है। वेद पुरुष के जो कान हैं वे निरुक्त हैं। वे क्या हैं? निरुक्त हैं। वेद पुरुष के जो हाथ हैं वे हाथ ही क्या हैं? वे कल्प हैं। और वेद पुरुष के पैर जो हैं वे क्या हैं? वे छंद हैं। वेद पुरुष की आंख ज्योतिष, वेद पुरुष की नाक शिक्षा, मुख व्याकरण, कान निरुक्त, हाथ कल्प और पैर उनके छंद माने गए हैं। वेद पुरुष के पैर हैं वे छंद के रूप में निकले हैं, छंद के रूप में माने जाते हैं। याद करने का इसका तरीका क्या होगा कि जैसे आंख है, आंख से हम कोई दूर की वस्तु देख सकते हैं, और ज्योतिष में भी ऐसा माना जाता है कि जो भविष्य में होने वाला है वह देखा जा रहा है, मतलब दूर की चीज देखी जा रही है। तो ज्योतिष में दूर की चीज, आंख से दूर की चीज हम देख रहे हैं। चलिए मिल गया कुल मिला के। शिक्षा, इसको इसका नाक शब्द है, ये तद्भव है। इसका यदि हम बात करें तत्सम शब्द है इसकी नासिका। इसका तत्सम क्या है? नासिका। नासिका में शी आ गया, इस सी को उस सी के साथ जोड़ के हम, और ये एक दिमाग में एक फिट कर सकते हैं कि अपनी खुद की हिसाब से कैलकुलेशन कि नाक में नासिका शिक्षा, या नाक से सूंघ कर सूंघना भी से जिस प्रकार से आ गया, तो ये नाक को क्या माना गया है? शिक्षा। बात आती है मुख। मुख को क्या माना गया दोस्तों? मुख को व्याकरण माना गया है। व्याकरण का उच्चारण, हम जो कुछ बोलते हैं उसमें गलतियां न हो, उसमें लैंगिक क्रियात्मक इस प्रकार की गलतियां न हो, ये ध्यान में रखा जाता है। और उसके पश्चात हम बोलते हैं तो ये माने कि हम उच्चारण करते हैं। और उच्चारण और व्याकरण, उच्चारण और व्याकरण, उच्चारण कहां से? मुख से। किसका? व्याकरण का। तो मुख को क्या माना गया है? वेद पुरुष के मुख को क्या माना गया है? व्याकरण माना गया है। निरुक्त का अर्थ होता है निश्चित रूप से कहा गया। जो निश्चित रूप से कहा गया है वही क्या है? वह निरुक्त कहलाता है। तो कान जो कहा गया है वो कहां से सुना जाएगा? कान से सुना जाएगा, निरुक्त हो गया। कल्प का मतलब क्या है? कल्प का मतलब है कार्य अथवा विधान। जो कार्य किया गया है या जो विधान, जो विधि लिखी गई है, जो विधि बताई गई है, तो वह कल्प से कार्य, और कार्य हम हाथ के माध्यम से करते हैं, अधिकांश कार्य हाथ के माध्यम से कर रहे हैं, अतः हाथ से कल्प। अथवा इसका एक जैसे इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं कि हस्त से कल्प, ये भी 2.5 अक्षर है, ये भी 2.5 अक्षर है कुल मिला के। और बचा क्या? छंद। और उसे वेद पुरुष का क्या माना गया है? छंद शास्त्र को वेद पुरुष का पैर माना गया है। तो इस प्रकार से आंख को ज्योतिष, नाक को शिक्षा, मुख को व्याकरण, कान को निरुक्त, हाथ को कल्प और पैर को छंद के रूप में माना गया है। अब आगे चलते हैं कि छंद है क्या चीज? छंद साहित्य की वह रचना है, साहित्य की वह रचना जिसमें यति, पूरा लिखते हैं, साहित्य की वह रचना, साहित्य की वह रचना जिसमें यति गति पाद अथवा चरण, दल, मात्रा एवं वर्णों का ध्यान रखा जाता है, या इनसे बंधी भी कि साहित्य की ऐसी रचना जो यति, गति, पाद, चरण, दल, मात्रा एवं वर्णों से बंधी रहती है, या उसमें गुंफित रहती है, या वर्णों का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। ये लो जी, वर्ण छंद की परिभाषा हमारी इस प्रकार से तैयार हो गई। उसके बाद आता है कि छंद का वर्गीकरण। तो छंद का वर्गीकरण चूंकि हमें 2 भागों में करते हैं, 2 प्रकार के छंद माने जाते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। पहला माना जाता है मात्रिक छंद।
एक छंद कौन सा है? मात्रिक छंद, कि जिस छंद की पहचान मात्राओं के आधार पर होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, या जिस छंद की पहचान मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उसे इसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, जैसे दोहा है, सोरठा है, चौपाई है इत्यादि। इसके बाद हम बात करेंगे कि दूसरा प्रकार कौन सा है, तो दूसरे प्रकार के छंद होते हैं वार्णिक छंद। इसमें क्या क्या गिने जाते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? वर्ण अथवा गण। गण क्या चीज होती है वो बाद में बताएंगे। कि वार्णिक छंद वे होते हैं जिनकी पहचान वर्ण अथवा गणों की गणना के आधार पर की जाती है। जैसे द्रुत विलंबित है हमारा, तो द्रुत विलंबित है, उस द्रुत विलंबित की पहचान वर्ण और गण गिने जाएंगे, इसलिए वहां पर उसे वार्णिक छंद माना जाएगा। और जिसमें मात्राएं गिनी जाती हैं, मात्राओं की गणना के आधार पर हम और ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह छंद मात्रिक है। तो वो यह छंद किस प्रकार का है, या इसमें इतनी मात्राएं हैं, ये लक्षण इसमें पाए गए, तो मात्रिक छंद है। और गण या वर्णों के आधार पर पता चला तो वह वार्णिक छंद कहलाएगा। अब हम इसकी परिभाषा में से देखें कि साहित्य की वह रचना जिसमें यति, गति, पाद अथवा चरण, दल, मात्रा या वर्णों का ध्यान रखा जाता है वह छंद कहलाती है। तो हम देखेंगे कि ये जो इसकी शब्दावली में जो शब्द आए थे उन शब्दावलियों के अर्थ के हैं। उससे पहले एक चीज और देखते हैं कि छंद कितने प्रकार के माने जाते हैं। छंदों का वर्गीकरण दो आधारों पर, मात्राओं और वर्णों के आधार पर। उसके बाद में छंद कितने प्रकार के माने जाते हैं, तो तीन प्रकार के माने जाते हैं। एक तो माने जाते हैं सम छंद, एक तो माने जाते हैं सम छंद, दूसरे माने जाते हैं अर्ध सम छंद, दूसरे कौन से माने जाते हैं? अर्ध सम, और तीसरे माने जाते हैं विषम छंद। देखिएगा दोस्तों इसमें होता क्या है, सम छंद में सभी चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? समान लक्षण पाए जाते हैं। और अर्ध सम छंदों में क्या होता है कि विषम छंदों में और सम छंदों में अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, लेकिन विषम के लक्षण दूसरे विषम पद से मिलेंगे और सम चरण के जो लक्षण है वे सम चरण के साथ ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से जैसे दोहा है, सॉरी इसमें लिखेंगे सम एवं विषम चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं। सम एवं विषम चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं। जैसे दोहा है तो दोहे में यहाँ 13 मात्राएं, फिर दूसरा चरण आया 11 मात्राएं, फिर तीसरा चरण आया फिर 13 मात्राएं, चौथा चरण आया 11 मात्राएं। पहला और तीसरा 1 और 3 विषम संख्या है, 13 मात्राएं। 2 और 4 सम संख्या है, तो दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक जो दोहा है, जो सोरठा है, सोरठा इसका उल्टा होता है, 11 मात्राएं होती हैं, तो अर्ध सम छंद कहलाते हैं। अब बात आती है विषम छंद कौन से होते हैं। विषम छंद वो होते हैं जिनमें उक्त दोनों ही प्रकार के लक्षण नहीं मिलते। जैसे कुंडलियां, कि जिनके इसकी परिभाषा के रूप में हम ये लिखेंगे या इसकी पहचान के रूप में कि वह छंद जिसके न तो सभी चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं और न ही सम और विषम चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं, तो वे कौन से छंद कहलाते हैं? वे विषम छंद कहलाते हैं। और कुंडलियां इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, एक बेहतरीन हवाला माना जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसके जो शब्दावली है उस शब्दावली का अर्थ क्या है। तो पहली जो हमारी शब्दावली थी वह थी यति। यति का अर्थ है कि छंद का वाचन करते समय जहां विराम लिया जाता है, छंद का
वाचन करते समय जहां विराम लिया जाता है, विराम मतलब रुका जाता है थोड़ी देर के लिए, जहां विराम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे गति। छंद में की गति क्या है? तो छंद की गति कहेंगे कि छंद का वाचन करते समय भावों के आधार पर जहां लय में उतार चढ़ाव होता है कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास, कृपा भई श्री राम की, हो गए तुलसीदास रे तुलसी, हो गए तुलसीदास। तो ये जो उतार चढ़ाव है, बोलने में वाचन में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, वह उतार चढ़ाव ही क्या है? इसकी गति कहलाता है। वाचन में उतार चढ़ाव हम ये कह सकते हैं, मतलब ये संगीत का एक विषय माना जा सकता है इसे। यति, गति। अब नंबर 3 पर हम लिख रहे हैं पाद या चरण। तो छंद का चतुर्थांश, चौथा भाग, हम बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। छंद का चौथा भाग क्या कहलाता है? पाद या चरण कहलाता है। और इसके बाद में आता है नंबर 4 पर दल। दल किसे कहते हैं? दल की बात हम करेंगे कि जिस प्रकार से किसी छंद में का चौथा भाग क्या कहलाता है? दल। जब किसी छंद में छंद का चौथा भाग क्या कहलाता है? चरण। जब किसी छंद में 2 चरण एक ही पंक्ति में एक साथ लिख दिए जाते हैं तो उसे दल कहते हैं। यहां मैं पूरा लिखूंगा इसको। जब किसी छंद के 2 चरण एक ही पंक्ति में लिख दिए जाते हैं तो उसे दल कहते हैं। यहाँ एक पद हम लिखते हैं इसके साथ ही, ताकि एक उदाहरण के रूप में और हम उसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। लिख दिए जाते हैं। वाणी ऐसी बोलिए, क्या था? हाँ, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आता खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल होए, आप शीतल होए। देखिएगा, हम बात करें यति कि छंद का वाचन करते समय जहां विराम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। एक बार चारों पढ़ेंगे। गति कि वाचन में जो उतार चढ़ाव आता है वह गति है। पाद या चरण क्या है? कि छंद का चौथा भाग जो है वह एक चरण है। और दल क्या है? कि जब किसी छंद में 2 चरण एक ही पंक्ति में लिख दिए जाते हैं तो वे दल कहलाते हैं। जैसे कि ऐसी वाणी बोलिए, तो यहां से लेकर ऐसी वाणी बोलिए, ये क्या हो गया? एक चरण अथवा एक पाद हो गया।
मन का आपा खोए। आपा का मतलब क्या है? अहंकार की। मन का जो अहंकार था वो अहंकार दूर हो जाए। औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो, कि ऐसी वाणी बोलिए कि जो मन का आपा खोए औरन को शीतल करे। यहाँ फिर से हमने यति विराम लिया, तो ये यति हो गई आप हूँ शीतल हो, और ये दूसरा चरण हो गया। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस एक छंद में पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण और ये चौथा चरण। चरण कितने हैं या पाद कितने हैं? 4। हम बात करें दल कितने हैं, तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, यहां से लेकर यहां तक पूरा एक दल है और नीचे वाली पूरी पंक्ति में एक दल है। जब दो चरण एक साथ लिख दिए जाते हैं तो वे दल के नाम से पुकारे जाते हैं। इस दोहे में या इस छंद में हम कह सकते हैं कि 4 तो चरण है, 4 पाद है अथवा 2 दल है। तो चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करेंगे कि मात्राओं का जो गणना है वह गणना किस प्रकार से की जानी चाहिए और उसके नियम क्या क्या है, किसके साथ लघु मात्रा का प्रयोग किया जाता है, किस स्वर पर और किस स्वर पर दीर्घ का प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं हमें जैसे हाँ मात्रा निर्धारण के नियम हम लिख देते हैं यहाँ से। मात्रा निर्धारण के नियम। निर्धारण मतलब तय करना, कि मात्रा तय करेंगे हम, उसके नियम क्या क्या हैं। नंबर 1 बात तो ये है कि मात्रा कहते किसे हैं, तो स्वर के लिखेंगे हम, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही, स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। लगने वाले समय को ही मात्रा कहते हैं। स्वर के उच्चारण में जो समय लग रहा है उसे ही हम मात्रा कहते हैं। और नंबर 2 पर बात करते हैं लघु स्वर और दीर्घ स्वर की बात हम पहले वाले वीडियो में कर चुके। ज्यादा विस्तार से देखने के लिए आप उसे देखें। वर्ण विचार से संबंधित एक वीडियो हमारा पहले जारी हो चुका है। अब बात करते हैं कि इन पर लघु स्वर जो है, लघु स्वरों पर मात्रा किस प्रकार की मानी जाती है? लघु मात्रा मानी जाती है। उसका प्रतीक क्या होता है? उसका प्रतीक होता है इस प्रकार से, और जिसे हम खड़ी पाई कहते हैं, जिसे हम खड़ी पाई के नाम से पुकारेंगे और इसकी जो गणना की जाएगी वह 1 मानी जाएगी। लघु स्वर जो है उन पर लघु मात्रा लगती है, उसका प्रतीक है एक खड़ी पाई का निशान और उससे खड़ी पाई कहते हैं अथवा, और उसकी गणना जो की जाएगी वह 1 के रूप में की जाएगी। एक होते हैं दीर्घ स्वर, ये कौन से होते हैं? ये 4 होते हैं, ये है 7 होते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? इसके ऊपर जो मात्रा लगेगी वह दीर्घ, और दीर्घ से ज्यादा प्रचलन में कौन सी है? वह है गुरु मात्रा। कौन सी मात्रा? गुरु मात्रा। इसका प्रतीक क्या है? इस प्रकार से एक वक्र रेखा, वक्र मतलब होता है टेढ़ी, एक वक्र रेखा होती है और इसकी गणना 2 मात्राओं के रूप में की जाती है। जहां पर दीर्घ स्वर आ रहे हो, जहां गुरु मात्रा लगाई है उसकी गणना करेंगे हमें 2 के रूप में, और जहां लघु स्वर आया है, लघु मात्रा लगी है, उसकी गणना करेंगे हमें 1 के रूप में। तो अब पहली बात तो ये होगी कि मात्रा कहते हैं किसे? स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है वही मात्रा कहलाता है। 2 प्रकार के स्वर माने गए हैं, एक तो लघु स्वर है और दीर्घ स्वर। लघु मात्रा की का जो प्रतीक है, जो सिंबल है वह है खड़ी पाई, और दीर्घ या गुरु मात्रा का प्रतीक है वह है वक्र रेखा, एक टेढ़ी रेखा होती है। आगे का नियम, आगे वाली बात करते हैं अभी। कई बार ऐसा होता है कि जो लघु स्वर हैं उन लघु स्वरों पर भी हम दीर्घ मात्रा मानते हैं, माननी पड़ती है और माननी चाहिए भी। वो कौन सी ऐसी पहचान है, वो कौन से ऐसे तरीके हैं, वो कौन से ऐसे नियम हैं जिनके माध्यम से हम ये तय कर सकें कि लघु स्वर पर दीर्घ मात्रा आएगी? तो उसके लिए जो नियम है वह ये है, यदि किसी
यदि किसी लघु स्वर के यदि किसी लघु स्वर के तत्काल पश्चात या तत्काल बाद कोई हलंत वर्ण, मतलब हलंत वर्ण का मतलब क्या हुआ? स्वर रहित व्यंजन। हलंत वर्ण मतलब स्वर रहित व्यंजन, जिसे आप आधा अक्षर भी पुकार सकते हैं, आधा अक्षर भी उसे बुला सकते हैं, माना जा सकता है। आधा अक्षर अथवा अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार दोस्तों हर हाल में व्यंजन ही होता है। ये क्या होता है? हर हाल में व्यंजन ही होता है। ये है जो 5 पहले वर्ग हैं, उन वर्गों का नासिक्य वर्ण है, पंचम वर्ण होता है, इसलिए ये हर हाल में क्या होगा? व्यंजन ही माना जाएगा। तो अनुस्वार वैसे आधे अक्षर के रूप में या स्वर रहित व्यंजन के रूप में आ गया, अनुस्वार हो गया। उसके बाद में कोई विसर्ग आ गया अथवा संयुक्त वर्ण आ गया। संयुक्त वर्ण में हम और जो 4 लिखते हैं, क्ष, त्रे, जे और श्रेय, यदि ये आते हैं तो भी लघु स्वर के देखिए लघु स्वर के, यदि किसी लघु स्वर के तत्काल बाद कोई हलंत वर्ण या स्वर रहित व्यंजन अथवा आधा अक्षर अथवा अनुस्वार अथवा विसर्ग अथवा संयुक्त वर्ण आ रहे हों तो लघु होने के बावजूद भी, लघु होने के बावजूद भी उन पर गुरु मात्रा, गुरु या दीर्घ, गुरु मात्रा मानी जाएगी। उदाहरण के रूप में हम आगे देखेंगे, पहले एक बार नियम लिख लेते हैं ताकि बीच में गफलत न हो, कि यदि किसी लघु स्वर के तत्काल पश्चात कोई हलंत वर्ण आ रहा है, कोई स्वर रहित व्यंजन आ रहा है, कोई आधा अक्षर आ रहा है, जिसे हम आधा अक्षर कह सकते हैं, अनुस्वार आ रहा है या विसर्ग आया है या संयुक्त वर्ण आया है। संयुक्त वर्ण के 4 उदाहरण हैं, आपके समक्ष लिखे हैं। तो लघु है बावजूद इसके, हमने पहला नियम पढ़ा था कि लघु पर एक मात्रा लगती है, जिसे हम खड़ी पाई के रूप में या लघु मात्रा के रूप में मानते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन अप्लाई होगी, दूसरी शर्त लागू होगी कि यदि इनमें से कुछ आ रहा है तो लघु होने के बावजूद भी उस पर क्या माना जाएगा? उस पर गुरु मात्रा मानी जाएगी। उस पर क्या माना जाएगा? गुरु मात्रा मानी जाएगी। अब अगला एक नियम देखते हैं। तो आप वीडियो रोक कर अथवा स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी प्रकार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हमारा काम सिर्फ जानकारी जाहिर करना है, बाकी आपकी मर्जी है, अपनी मर्जी के आप खुद मालिक हैं। हम चौथे नंबर की जो शर्त है या चौथे नंबर का जो नियम है वह लिखते हैं। यदि किसी स्वर पर अनुनासिक, अनुनासिक का अर्थ हम चंद्र बिंदु से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लहजा है, जो बोलचाल की जो भाषा है, उसमें अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु के नाम से ही अभिहित करते आए हैं। अतः यदि किसी स्वर पर अनुनासिक आए तो उसकी मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसकी मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः या हम ये कह सकते हैं कि उसकी मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई लघु स्वर है, लघु स्वर के ठीक ऊपर यदि अनुनासिक आ गया, चंद्र बिंदु लगी है, तो उसकी मात्रा लघु ही मानी जाएगी, खड़ी पाई ही लगेगी। यदि कोई दीर्घ है और दीर्घ पर
अनुनासिक आ गया तो वहां उसकी मात्रा गुरु ही मानी जाएगी। तो 3 नंबर और 4 नंबर के जो नियम है उन नियमों के आधार पर देखिएगा, मैं 2 शब्द लिखता हूं और उन 2 शब्दों के आधार पर हम उनकी मात्राओं का निर्धारण करेंगे और हमारे लगभग समझ में आ जाएगी बात। नियम क्या था? तीसरा, कि यदि किसी लघु वर्ण पर कोई अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त वर्ण, आधा अक्षर, हलंत वर्ण या स्वर रहित व्यंजन आए तो उसकी मात्रा लघु होने के बावजूद भी गुरु मानी जाएगी। तो यहां देखिए, है के ऊपर क्या आ गया? अनुस्वार। है पर अनुस्वार आ गया तो हम इसको, क्योंकि यदि है अकेले की बात करें तो क्या मात्रा मानी जाएगी? लघु। लेकिन ऊपर अनुस्वार आ गया तो जहां अनुस्वार बोला जाता है, अब ये देखने की बात है कि ये है पर मानी जाएगी या श पर। तो देखेंगे कि जहां बोला जाता है, जहां जिस उसका उच्चारण किया जाता है, उसके ठीक पहले वाले के उच्चारण में समय ज्यादा लगता है, जिससे हम बलाघात के नाम से भी जानते हैं। मतलब बल धन आघात, थोड़ा सा जोर जाता है। हंस, इसको क्या बोलेंगे हम? हंस। तो यहाँ 2 मात्राएं और इस पर मात्रा 1। तो इस वर्ण में कुल कितनी मात्राएं हैं? इस शब्द में कुल कितनी मात्राएं हैं? हंस में 3। और ये हंस, ये क्या है? ये हंस। देखिए दोनों अलग अलग है। ये हंस तो क्या है? यह तो एक पक्षी है और यह एक क्रिया है। यह एक क्रिया है, इसलिए हंस है। ये तो 4 नंबर का नियम लागू हो रहा है। 4 नंबर में क्या कहता है कि यदि किसी स्वर पर अनुनासिक है तो कोई अंतर नहीं आएगा। यदि स्वर लघु है तो लघु मात्रा, दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा। तो लघु स्वर है इसलिए लघु मात्रा और श पर भी लघु मात्रा। अतः इस शब्द में मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 2 मानी जाएगी। इस प्रकार से देखिए, 2 यहां शब्द भी हमने चलते चलते लिख दिए। और इन शब्दों में यदि हम मात्रा माने, पक्षी में मात्रा कितनी मानी जाएंगी और क्रिया में मात्राएं कितनी मानी जाएंगी। तो चूंकि यहां क्रिया का विश्लेषण करते हैं हम, तो क्रिया का विश्लेषण किया हमने तो हमने पाया कि क, धन, रे, धन, ई, धन, ये, धन, आ, ये है। यहां देखिएगा, सबसे पहली बात क्या थी कि मात्रा किस पर लगती है? स्वर पर ही लगती है, व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं लगती। हाँ, व्यंजन स्वर के बाद आ रहा है तो उस पर असर जरूर पड़ता है, वो बाद में देखेंगे। अभी भी देखते हैं, यहाँ क पर कोई स्वर नहीं है, क के तत्काल बाद क्या आ गया? व्यंजन आ गया। ये व्यंजन है, सॉरी, यह व्यंजन है। व्यंजन के तत्काल बाद व्यंजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस व्यंजन के पश्चात क्या है? स्वर है। स्वर कैसा है? लघु, 1 मात्रा लगेगी, खड़ी पाई लगेगी। अब यहां इस पर मात्रा क्या हो जाएगी? इस पर स्वर पर भी गुरु मात्रा लगेगी। तो क्रिया शब्द में कुल मिलाकर हम कहें कि कितनी मात्राएं हैं, तो क्रिया में 3 मात्राएं मानी जाती हैं, मानी जाएंगी। पक्षी की हम बात करें तो पक्षी में कुल मिलाकर इस प्रकार से होगा: पे धन, ए धन, के, धन, शे, धन, ई। यहां मात्राएं कितनी लगेंगी? ए पर कितनी मात्रा लगेंगी? ए पर ठीक बाद में ये आ रहा है, आधा के आ रहा है। और हमने बात की थी, यदि कोई स्वर रहित व्यंजन तत्काल पश्चात आए या कोई संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर का मतलब भी इसीलिए है, संयुक्त अक्षर को इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि यदि हम इसका विश्लेषण करेंगे तो ए के तत्काल बाद व्यंजन आ रहा है, तो ए पर क्या होगा? बलाघात लगेगा। पक्षी, तो पक्षी में पहले गुरु मात्रा, पक्षी में गुरु मात्रा। तो पक्षी शब्द में कुल मिलाकर मात्राओं की गणना यदि हम करें तो कितनी मात्राएं मानी जाएंगी? 4 मात्राएं मानी जाएंगी। इसी प्रकार से हम और भी 2-4 उदाहरण देखेंगे और उसके बाद मात्राओं का निर्धारण मेरे हिसाब से आप बेहतरीन तरीके से कर सकेंगे। जैसे सबसे पहले हम सरल मात्राएं लेते हैं। अमर शब्द पे लगाएंगे 1 1 1, यहां हम लगाया। अनार शब्द लिया, अनार शब्द पे लगाएंगे ए पर 1, न में आ की मात्रा है, आ पर 2, यहां 1 लग जाएगी। इसके बाद में जैसे इमली शब्द है तो गुरु, लघु, लघु और गुरु, तो इसमें कुल मिला के 4 मात्राएं,
यहाँ भी 4 मात्राएं और यहाँ 3 मात्राएं। अब जैसे कक्षा शब्द आ गया, तो कक्षा में क्या होगा, कहेंगे ठीक बाद संयुक्त वर्ण आ रहा है इसलिए यहाँ पर गुरु मात्रा, क्ष में गुरु मात्रा, तो कुल मिला के 4। कक्ष की बात करेंगे हम, तो कक्ष में क्या होगा, क के आगे क्ष आ रहा है, गुरु संयुक्त वर्ण आ रहा है इसलिए गुरु मात्रा, और क्ष में एक की मात्रा इसलिए एक मात्रा, कुल मिला के इसमें 3 मात्राएं। जैसे परीक्षा शब्द आ गया, तो परीक्षा में लघु मात्रा, और री के बाद बात क्या हुई थी कि यदि कोई लघु स्वर है और उसके बाद, तो यहाँ तो लघु स्वर है ही नहीं, पहले से दीर्घ स्वर है, गुरु स्वर है, तो गुरु मात्रा, और यहाँ पर भी गुरु मात्रा, तो इस पर तो कोई फर्क उसका पड़ेगा ही नहीं। बात क्या थी कि लघु स्वर के पश्चात कोई हलंत वर्ण, कोई अनुस्वार, कोई आधा अक्षर या विसर्ग या संयुक्त वर्ण, दो क्षय त्रे जे और श्रेय हैं, उन 4 में से कोई सा आता है तो वह मात्रा क्या हो जाती है, लघु होने, स्वर लघु होने के बावजूद भी मात्रा दीर्घ या गुरु मानी जाएगी। जैसे हम बात करें एक अनुस्वार वाले की बात करते हैं, जैसे संतान शब्द लिखे, संतान में अनुस्वार है, इसको यदि अनुस्वार हमें हटाना हो तो क्या होगा कि जहां अनुस्वार बोला जाता है, अनुस्वार हटाने की दोस्तों शर्त क्या होती है कि जहां अनुस्वार बोला जाता है उसके ठीक आगे वाला वर्ण देखते हैं कि वर्ण कौन सा है, जो वर्ण है वह जिस वर्ग का है उसी वर्ग का पंचम या नासिक के वर्ण स्वर रहित लिख दिया जाता है। तो इसको यदि स्वर हटा के हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, तो अनुस्वार या स्वर रहित व्यंजन दोनों ही शर्तें इस पे आ रही है, और इसके ठीक पहले क्या है, स्वर लघु स्वर है, क्योंकि सह में किसकी मात्रा, ए की मात्रा है, तो यहां मात्रा ए होने के बावजूद आगे आधा अक्षर आ गया, या हम कहें कि स्वर रहित व्यंजन आ गया, तो इसकी मात्रा गुरु, यहां भी मात्रा गुरु, और यहां मात्रा लघु मानी जाएगी, और इस प्रकार से इसमें कुल मिलाकर 5 मात्राएं मानी जाएंगी। इसके अलावा जैसे हम बात करें, जैसे ये पंप है, इस पंप का भी अनुस्वार हटाने के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ भी गुरु मात्रा, यहाँ लघु, पै के आगे ठीक बाद में क्या आ रहा है, स्वर रहित व्यंजन आ रहा है, मतलब वह कैसा व्यंजन है जिसमें स्वर की मात्रा नहीं लगी है, तो यहाँ भी वन और सॉरी गुरु मात्रा और यहाँ लघु मात्रा, तो कुल मिलाकर इसमें 3 मात्राएं हम मानेंगे। इसके अलावा जैसे मात्रा निर्धारण के नियम, ये जो हमने टॉपिक लिख रखे हैं, जो हमारा इस पर देखें मात्रा लगेंगे, यहाँ गुरु मात्रा लग गई पहले से ही, तो तय वाला इस पे असर ही नहीं करेगा क्योंकि पहले से गुरु मात्रा है, ये लग गई मात्रा। निर्धारण में देखिए नी आगे क्या आ रहा है, आधा रे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निर्धारण, ये धा पर गुरु मात्रा, रे पर लघु मात्रा, न पर लघु मात्रा, यहाँ गुरु मात्रा, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, और छंद खुद जो शब्द है उस पर क्या होगा, यहाँ गुरु मात्रा, क्योंकि अनुस्वार आ रहा है, 6 में लघु स्वर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरु मात्रा मानी जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम मात्राएं लगाने के जो नियम है वो देख चुके हैं। नियम दोहरा लेते हैं दोबारा, कि मात्राएं हमेशा स्वर वर्णों पर लगती हैं। किस पर लगती हैं, स्वर वर्णों पर। लघु पर मात्रा कितनी लगती है, 1। दीर्घ पर मात्रा कितनी लगती है, वक्र रेखा, इसकी गिनती तो 2 के रूप में और इसकी गिनती 1 के रूप में होती है। इसके अलावा यदि किसी लघु स्वर के बाद अनुस्वार आ रहा है या आधा अक्षर आ रहा है या स्वर रहित व्यंजन आ रहा है या विसर्ग आ रहा है अथवा संयुक्त वर्ण आ रहे हैं, तो लघु होने के बावजूद भी इसमें कौन सी मात्रा माननी पड़ेगी, दीर्घ मात्रा माननी जाएगी। और ये जो अनुस्वार आते हैं या आधे अक्षर आते हैं, इसका जो असर होता है, जो इस लघु स्वर पर इनका अनुस्वार का विसर्ग का जो असर पड़ा, उस असर पड़ने की जो का जो एक कह सकते हैं जो बात है, उसे हम बलाघात के नाम से जानते हैं। कि उसे क्या कहते हैं, क्यों आता है, तो उस बलाघात की वजह से इसके ऊपर और गुरु मात्राएं आएंगी। इसके बाद
और हम मात्रा लगाने का जो तरीका है वो हमने देखा। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी इस पर हम चर्चा करेंगे। अब एक शब्द हमारा और आया था और वह शब्द था गण। गण किसे कहते हैं दोस्तों? बात आती है गण की, तो गण किसे कहते हैं? तो हम गण की परिभाषा लिखेंगे, तीन वर्णों के समूह को, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। किसे कहते हैं? तीन वर्णों का कोई भी समूह हो, जैसे यहां पर हम बात करें, ये नियम शब्द है, इस नियम में भी एक गण है, इस समूह में भी गण है, इसमें एक गण माना जाएगा, ये एक अलग गण होगा, तो इनको हम गण कह सकते हैं। तो तीन वर्णों का कोई भी समूह है, उस समूह को ही गण कहा जाता है। गणों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? गणों की कुल संख्या मानी जाती है 8। 8 गण कौन कौन से हैं, ये पता लगाने के लिए, ये जांच करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, और वह सूत्र इस प्रकार से लिखा जाता है एक ही बार में, ये माता रा जय भा ने से लेगा, इसको ये माता राज भान सलगा लिखा जाता है। इसी से तीनों प्रकार के, जो 8 प्रकार के गण हैं, वो गण निकल कर आएंगे। और गण निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी कि पहला वर्ण हम पकड़ते हैं, उससे 3 जोड़ते हैं, तो देखिएगा, और ये जो पहला वर्ण जो हम पकड़ेंगे, उसी के नाम के आगे, उसी वर्ण के आगे हम गण लिख देंगे, तो वो गण हो जाएगा। देखिएगा, पहला 3 वर्ण देखिएगा, तो पहला वर्ण कहां से शुरू किया हमने, पहला गण ये क्या होगा, इस यहां से यहां तक का माना जाएगा। तो ये शुरू किससे हुआ, ये से, ये क्या आगे लगा देंगे हमें, गण। तो शब्द क्या बन गया, गण कौन सा, ये गण। ये गण में मात्राएं कितनी कितनी होंगी वो इस पर तय करेगी, ये जो सूत्र है वह तय करेगा। इसमें मात्राएं कितनी होंगी, इसमें मात्राएं इस प्रकार से होंगी, शब्द तो आएगा ये मात्रा, और ये मात्रा पर मात्रा हम लगाते हैं, तो मात्राएं कुल मिलाकर हमारी इस प्रकार से बनती हैं, लघु गुरु गुरु। कुल मिलाकर इसमें कितनी मात्राएं बनेंगी, 5 मात्राएं बनेंगी। दूसरा हम यहां से पकड़ेंगे, ये तो हो चुका हमारा। अब मां से लेकर मातारा, तो मातारा, तो मां से, मां मतलब मैं से बना, और मैं क्या के लगा दो गण, तो गण कौन सा हो गया, मगण। तो शब्द हमारा क्या बन रहा है, मां से लेकर मातारा, तो ये कौन सा गण हो गया, मगण हो गया। मगण में मात्राएं कितनी आई थी, कोई पूछे कि मगण में मात्राएं कितनी होंगी, तो मातारा मतलब 2 2 2, मतलब कुल मिला के मात्राएं कितनी होंगी, 6 मात्राएं होंगी, गुरु गुरु लग गुरु। अब आगे तीसरा गण हम देखते हैं कि तीसरा गण कौन सा होता है। तो यहां ये आ चुका, मैं आ चुका, तय दे दीजिए, तो तय से क्या बनेगा, तगड़ बन जाएगा। तय से क्या बन गया, तय, तय क्या गण लिख दिया, क्या बन गया, तगड़। सूत्र के हिसाब से ता से लेकर 3 शब्द बना दो, तो क्या बनता है, ताराजय। मात्राएं कितनी होंगी, तारा, तगड़ में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये मन ही मन सोच के कि ये माता राजय भान, तो ये मा ताराजय, ता में 2, रा में 2, जय में 1, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि तगड़ में मात्राएं कितनी होंगी, 5 मात्राएं। ता में गुरु, रा में गुरु, और जय में लघु। उसके बाद में बात आती है, ये माता आ गया, और अब यहां से चलते हैं रे से, तो रे के आगे लिखेंगे हमें गण, तो शब्द बन जाता है हमारा रगण। रगण में कितनी मात्राएं होंगी ये तय करेगा हमारा यह सूत्र। जैसे इसको कहते हैं राजभा, तो राजभा में मात्राएं कितनी होंगी, गुरु लघु गुरु, इसमें भी मात्राएं 5 ही हैं। हालांकि देखने में आप यहां भी देखेंगे तो मात्राएं आपको 5 ही मिलेंगी, 3 4 5 और 6 मात्राएं, 3 4 5 और 6 मिलेंगी इन 8 गणों के अंदर। आगे देखते हैं क्या होता है। रगण आ चुका है, रगण के आगे वाला भाग क्या है, जय, तो हम लिखेंगे जय, और जय के आगे लिख देंगे गण, तो हमारा गण कौन सा हो गया, जगण। और जगण का सूत्र के अनुसार हवाला क्या है, जभान। जभान में मात्राएं कितनी है, जय में लघु, भा में गुरु, और नय में लघु, तो जय भाने। कुल मिला के कितनी मात्राएं, 4 मात्राएं।
आगे हम बात करेंगे जय के बाद में ये जय भाने आ चुका, और अब हम करेंगे भाने से, मतलब भा का भय, आगे गण लिखा, शब्द बन गया भगण। तो हमारा भगण शब्द में या भगण में कौन कौन से कितनी मात्राएं आएंगी, तो ये तय करने के लिए भा ने से ये बताएगा। तो भा ने और से, भा ने से पर मात्रा चढ़ाकर देखें तो क्या होंगी, भा की गुरु, लघु और लघु। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भगण में मात्राएं 4 होंगी। और भा गया, अब देखते हैं न से, न गणे, तो न और न के आगे लिख दो हम गण, और नगण में क्या है, न से ले, और नसल में हम मात्राएं देखें तो लघु लघु और लघु मात्रा बैठती है। अब उसके बाद देखेंगे हम ने आ चुका, तो शे लेगा, से लगा में शे और फिर गण, तो से गणे, शे लेगा। यहां मात्राएं कितनी हो जाएंगी, लघु लघु और गुरु। तो कुल मिलाकर इसमें है मात्राएं 4। इनके नाम और दिए गए हैं, यगण का कुछ और नाम भी है, मगण का कुछ और है। इस प्रकार से ये जो 8 जो गण हैं, इन हर गणों के अलग अलग नाम भी हैं। अलग अलग नाम किस आधार पर हैं, वो इनकी मात्राओं के आधार पर है। तो देखिएगा इसके पहली ही मात्रा किस प्रकार की है, गुरु है, सॉरी माफ कीजिएगा लघु है। और ये जो शुरुआत होती है उसे हम कहते हैं आदि, तो इसको हम कहेंगे आदि लघु। इसका दूसरा नाम है आदि लघु। आदि लघु ये पता हम इसके माध्यम से भी कर सकते हैं कि सबसे पहले जैसे यहां भी आ रहा है, यहां आ रहा है, लेकिन आगे नहीं आ रहा, आगे एक गुरु एक लघु आ रहा है, इसमें एक ही लघु है और वह आदि लघु है। यह क्या है, यह सर्व दीर्घ है, यह क्या है, सर्व दीर्घ है। यह क्या है, ये अंत लघु है, यह अंत लघु मानी जाती है। इसको मध्य लघु कहा जाता है, इसको मध्य गुरु कहा जाता है, और भगण को आदि गुरु कहा जाता है। भगण को कहा जाता है आदि गुरु, कि प्रारंभ में गुरु, बाकी सब लघु आएंगे। नगण में देखिएगा आप 1 2 3 तीनों ही कैसे हैं, लघु हैं, तो इसको कहा जाता है शैर्व लघु। इसको क्या कहा जाएगा, शैर्व लघु, और इसको कहा जाएगा अंत दीर्घ, कि अंत में क्या, या सॉरी दीर्घ नहीं, अंत गुरु, अंत में क्या आएगा, गुरु आएगा। 2 शुरुआत से, 2 बीच से, और 2 अंत से, और 2 सर्व से। 2 तो सर्व से आगे, ये सर्व दीर्घ है या सर्व गुरु, सॉरी इसको गुरु लिखता हूं, यह है सर्व गुरु। देखिएगा 2 तो सर्व से आगे, एक सर्व गुरु एक सर्व लघु, 2 गए, बच्चे कितने 6। 2 आदि लघु हो जाएंगे, एक आदि लघु एक आदि गुरु, बच गए कितने 4। 4 में से 2 अंत वाले हो जाएंगे, एक अंत गुरु और एक अंत लघु, बच गए कितने 2, एक मध्य गुरु और एक मध्य लघु। तो कुल मिलाकर 8 हमारे इस प्रकार से गण होते हैं। इन गणों की पहचान करने के लिए सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है, जो बेहतरीन सूत्र है, वह सूत्र यही है, ये माता राज भाने शैलेगा। इसके माध्यम से हमें कोई पूछे कि बताओ भाई तगड़ में क्या होता है, कितनी मात्रा आएंगी, तो हम मन ही मन, मेरे पीछे बोर्ड हम सामने से देखेंगे, ये माता राज, तो क्या होगा ताराज, ता में 2 रा में 2 जय में 1, कुल मिला के 5 मात्रा आएंगी। 5 कैसी आएंगी, दीर्घ आएगी या गुरु आएगी, ता में गुरु, रा में गुरु और जय में लघु, तो कुल मिला के 5 मात्राएं। और अंत वाले में क्या है, लघु है, तो हम कह सकते हैं कि ये ताराज या तगण कैसा है, अंत लघु है। दूसरा देखेंगे हम, आप बता दीजिए कि भगण में क्या होगा, भा ने से, भा ये माता रा जे भा ने से, भा ने से, भा पर 2 मात्रा थी, ने पर 1 है और से पर 1 है, मतलब भगण में क्या होगा, भा ने से, भा में 2 मात्राएं, ने पर 1 से पर 1, तो कुल मिला के 4 मात्राएं। आगे वाले दोनों लघु थे, पहला क्या था, गुरु था, तो इसको हम कहेंगे आदि
गुरु। तो आदि गुरु देखेंगे हम कहाँ है, आदि गुरु भाने से, ये भय गणे पड़ा, ये आदि गुरु पड़ा। तो इस प्रकार से हम छंदों के दो द्वितीय नाम है, वो नाम उनमें मात्राएं कितनी है वह आराम से देख सकते हैं। कोई हमें पूछे कि भाई जहां 4 गण लगातार आ रहे हो तो वहां वर्ण कितने होंगे, तो चूंकि वर्ण कितने होते हैं, गण कहते किसे कि 3 वर्णों के समूह को ही गण कहते हैं। सवाल हमसे पूछा कि जहां 4 गण एक साथ हों तो कुल वर्ण कितने होंगे, तो 4 तिये 12, तो एक पंक्ति में 12 वर्ण माने जाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अब हमारा प्रयास रहेगा कि हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल जो छंद हैं उन छंदों पर एक लगातार एक क्लास पूरी करें, और लंबी चलेगी तो देखेंगे, लेकिन फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि समस्त छंद जो कक्षा 12 की हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में शामिल है उन पर एक वीडियो बनाए, जितनी हमारी समझ है उतना बताने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, अभिनंदन है आपका। और मेरे शिक्षक साथियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो बच्चों को, यदि आप पहले आप देखें आपको पसंद आए तो बच्चों को देखने के लिए अवश्य कहें। यदि उनको जरूरत पड़े तो लिंक शेयर करें, अथवा स्कूल में सामूहिक रूप से भी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए और आप अमुक वीडियो, उक्त वीडियो जो है वो दिखा सकते हैं। नमस्ते।